लिखो। मैक्रो में नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम लिखो, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में ना थ्योरी भी आती है, एज वेल एज इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है। थ्योरी भी आती है एज वेल एज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले लिखो इसमें कि गवर्नमेंट बजट होता क्या है। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट होता क्या है। देखो, जैसे हम अकाउंट्स में पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं ना, जिसमें डेबिट साइड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड हमारी इनकम होती है। इसी तरह से गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट होती है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम आती है। किसकी आती है? गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम। तो लिखो, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing items of receipts and expenditure of receipts and expenditure during a year of receipts and expenditure during a year। और ईयर जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है ना, 1 अप्रैल से नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। तो ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट की अगर एमसीक्यू में डेफिनेशन आ जाए, तो ये क्या होती है? एक एनुअल स्टेटमेंट, पूरे साल की स्टेटमेंट होती है, जिसमें कौन कौन से आइटम शो होते हैं? रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे आता है वो पेपर में ये है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो गवर्नमेंट बजट है, जो हम एनुअल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और इनकम की, रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर की, इसका हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल है या क्या उद्देश्य है। तो लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ ईयर। पहला है टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। हो गया, जा सकते हो। टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, इसमें क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कुछ चीजें हार्मफुल है फॉर कंजम्पशन, जैसे कि लिकर हो गया, सिगरेट्स हो गए, ये हार्मफुल है फॉर कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट चाहती है ये चीजें लोग कम कंज्यूम करें, तो इसके ऊपर टैक्स क्या कर देती है? गवर्नमेंट इंक्रीज कर देती है। हार्मफुल चीजों पे टैक्स क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। बढ़िया। और जो अच्छी चीजें हैं, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स है, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स है, राइट साइड लॉक खुलेगा, जैसे कि खादी प्रोडक्ट्स है, उसका गवर्नमेंट चाहती है कि क्या वो प्रोडक्शन बढ़े, तो उसके ऊपर टैक्स क्या करेगी? कम कर देगी, या उसके ऊपर सब्सिडी बढ़ा देगी। सब्सिडी एक तरह का क्या होता है? डिस्काउंट होता है। तो गवर्नमेंट बजट का पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि टैक्स के कंसेशन को देना या टैक्स पे सब्सिडी प्रोवाइड करना। तो लिखो, टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, टैक्स और ये सब्सिडी। टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, गवर्नमेंट चाहती है इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो, तो गवर्नमेंट टैक्स को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो गवर्नमेंट कैन गिव टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज, एटसेट्रा। टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज, एटसेट्रा। जैसे गवर्नमेंट पता है क्या करती है स्टार्टअप्स वगैरह में? गवर्नमेंट कहती है कि आप स्टार्टअप लगाओ, किसी विलेज एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करो, और आपको शुरुआत के 3 साल तक प्रॉफिट पे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इससे लोगों को फायदा हो जाएगा कि विलेज एरिया में इंडस्ट्री लगा दी, गवर्नमेंट ने डेवलप करवा दिया, और जो लोग कमा रहे हैं वहां पर 3 साल तक टैक्स फ्री हो गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट कैन
गिव टैक्स कंसेशन या सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिस्करेज द प्रोडक्शन ऑफ harmful the production of harmful consumption goods, हार्मफुल कंजम्पशन गुड्स जैसे कि सिगरेट्स हो गई, लिकर हो गया, बाय इंक्रीजिंग टैक्स ऑन इट, by increasing tax on it and encourage use of khadi products, use of khadi product by providing subsidies on it। subsidies मतलब एक तरह का डिस्काउंट। समझ आया? नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट। ये हम पढ़ क्या रहे हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। सेकंड लिखो, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अब ऐसी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो कि नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज है। कुछ एक्टिविटी होती है जो नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज होती है, और नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज ना प्राइवेट सेक्टर करता नहीं है। प्राइवेट सेक्टर नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज को नहीं करता है। जैसे कि सोशल वेलफेयर हो गया, ठीक है, कुछ डोनेशन का काम हो गया, या जो गरीब बच्चे उनके लिए फ्री स्कूल ओपन करना हो गया, ये नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटी है, ये प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है। अब इस केस में ये चीजें जो प्राइवेट सेक्टर नहीं करता है वो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है एज अ सोशल वेलफेयर। कौन करता है? गवर्नमेंट करता है एज अ सोशल वेलफेयर। तो इसमें लिखो, ये समझाने के लिए था, इसे मत लिखना। इसमें लिखो, देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देयर आर मैनी नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर नॉट अंडरटेकन बाय, कौन नहीं करता? नॉन प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉट अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर। थ्योरी भी आती है इको में, थ्योरी में सुस्त मत हो जाएगा। 50% 80 में से थ्योरी ही आती है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉट अंडरटेकन बाय प्राइवेट सेक्टर लाइक वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, जैसे ये साफ सफाई का काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करवाता, गवर्नमेंट करवाती है। देखा होगा ना, कई बार ट्रक भी ऐसे चल रहे होते हैं रास्ते में, सड़कों पे, जो कि सड़कों को साफ, रोड्स को साफ करते हुए जा रहे होते हैं। सैनिटेशन एटसेट्रा, दीज आर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, these are undertaken by government for public and social welfare, for public and social welfare। थर्ड पॉइंट, reducing inequalities in income, reducing inequality in income। अब तुम लोगों ने ये सुना होगा कि जैसे मर्सिडीज है, बीएमडब्ल्यू है, उनके ऊपर जो टैक्स रेट है अगर हम खरीदते हैं तो ज्यादा लगता है। एक जब गवर्नमेंट जीएसटी लेके आई थी तो लग्जरी आइटम्स पे टैक्स रेट ज्यादा लगाती है, जबकि जो नेसेसिटीज होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान हो गया, उस पे टैक्स क्या करती है गवर्नमेंट? कम कर देती है। तो अगर हम अमीर लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो उनकी इनकम कम होगी, और अगर जिनकी इनकम कम है उनका टैक्स कम कर देंगे तो उनकी इनकम क्या होगी? ज्यादा बचेगी। तो कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटी इनकम की वो क्या होती जाएगी? डिफरेंस रिड्यूस होता जाएगा। तो लिखो, गवर्नमेंट इम्पोज हाई टैक्सेस
on rich people and luxury goods. Government impose का मतलब लगाना, high taxes on rich people and luxury goods. इसके बाद लिखो to reduce their spending, to reduce their spending and impose lower tax on poor people, lower tax on poor people and necessities, lower tax on poor people and necessities to increase their spending capacity, to increase their spending capacity. तो गवर्नमेंट क्या करती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू. थर्ड लिखो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब पहले से समझ लो, फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पहले से समझ लो. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई. या फिर इकोनॉमी में क्या चल रहा है, डिफ्लेशन. डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस कम है. अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो उसमें ध्यान रखना एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है. एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा होती है. और अगर डिफ्लेशन है तो उल्टा होता है, एग्रीगेट डिमांड कम और एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा. ये आगे चैप्टर में भी आ जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना अगर इन्फ्लेशन है तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपना ओन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी खर्चा करती है ना, गवर्नमेंट अपना ओन एक्सपेंडिचर कम कर देगी. गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, कम. लेकिन अगर डिफ्लेशन है तो गवर्नमेंट अपना ओन एक्सपेंडिचर क्या कर देगी, बढ़ा देगी. कि जिससे हमारा एडी किसके बराबर आ जाए, एएस के, और यहाँ भी एडी किसके बराबर आ जाए, एएस के. तो ध्यान रखना ये एमसीक्यू में कई बार आता है. अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, महंगाई चल रही है, तो पहली बात तो ध्यान रखना एडी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है किससे, एग्रीगेट सप्लाई. दूसरा, इस केस को सही करने के लिए गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगी, कम करेगी. गवर्नमेंट अपना खर्चा कम करेगी तो एडी किसके बराबर आ जाएगा, एएस. जैसे 11th में पढ़ा होगा, डिमांड सप्लाई इक्वल होता है तो इक्विलिब्रियम लेवल होता है, वैसे ही यहाँ पर. और अगर डिफ्लेशन है मतलब एडी एएस से कम है, तो उस केस में गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी तो एडी एएस के बराबर आ जाएगा. इसको लिख लो. तो इस तरह से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट करती है. इसको चलो पैरा में भी लिखवा देता हूँ. इन इन्फ्लेशन aggregate demand is more than aggregate supply. To control this, या to control inflation, government will increase its expenditure. Government will increase its expenditure. And in case of deflation, vice versa. Vice versa पता है ना, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा. डिफ्लेशन के केस में इन्फ्लेशन का उल्टा हो जाएगा. नेक्स्ट एक और ऑब्जेक्टिव लिख लो. 4 से 5 नंबर में आएगा तो 5 पॉइंट तो लिखने होंगे ना, तो एक और लिख लो. फिफ्थ पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अब बचपन में जब सोशल स्टडीज पढ़ी होगी तुम लोगों ने एक पढ़ा होगा एमजी नरेगा, पढ़ा है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स थे गवर्नमेंट ने शुरू करे थे. पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू करे थे. एक स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना भी पढ़ा होगा सोशल स्टडीज में. ये सब गवर्नमेंट ने शुरू करे थे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए. इसमें क्या किया जाता था, लोगों को जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, विलेज एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते थे, कुछ लोगों को रोजगार देते थे, कुछ लोगों को घर प्रोवाइड कर देते थे विलेज एरियाज के. तो गवर्नमेंट इस तरह से इन योजना से क्या करती थी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती थी. तो इसमें लिखो गवर्नमेंट बजट हैज रिजल्टेड इन increase in employment, has resulted in increase in
एम्प्लॉयमेंट लाइक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या क्या होते हैं ये भी नहीं पता। जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस। अब जब गवर्नमेंट ये सब कंस्ट्रक्ट कराएगी, कंस्ट्रक्ट तो इंसान करेगा, तो उनको क्या मिलेगी? एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। समझ आया? ऑल्सो गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड सम स्कीम्स लाइक एमजी नरेगा, स्वर्ण जयंती, स्वरोजगार योजना फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, बजटरी डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब पता है किसी को? हाँ, जैसे अकाउंट्स में प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, तो अकाउंट्स के लॉस को इको में क्या कहते हैं? डेफिसिट। जब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिवेन्यू इनकम कम है, उसे हम कहते हैं बजटरी डेफिसिट। इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू। अब ये बजटरी डेफिसिट थ्री टाइप्स का होता है, एमसीक्यू में आ सकता है। थ्री टाइप्स का होता है बजटरी डेफिसिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू, पहला आता है रेवेन्यू डेफिसिट। दूसरा आता है फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट के बाद तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, इसमें लिखो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट कैसे निकलता है। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, क्योंकि ये रेवेन्यू डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल को करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इन अ गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है हमें, ध्यान से। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 35 करोड़। इफ रेवेन्यू रिसीप्स आर 70 करोड़ एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज 120 करोड़, then how much will be the revenue expenditure? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? हमसे रेवेन्यू डेफिसिट नहीं पूछा, क्या पूछा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट, यही होता है ना? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। अब देखो, हमें रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है कितना? 35 करोड़, इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें निकालना है, मैं इसे आर ही लिख रहा हूँ, माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी दे रखी है? 120 या 70? सिर्फ रेवेन्यू वाली लेंगे, कितनी? 70, तो निकाल दो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 35 प्लस 70, आंसर आ गया 105। फिस्कल डेफिसिट, नेक्स्ट लिखो। फिस्कल डेफिसिट था ना बजटरी डेफिसिट का पार्ट।
ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो पहली बात तो टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? रेवेन्यू भी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी। और टोटल रिसिप्ट होगी रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। टोटल में रेवेन्यू भी जाएगा और कैपिटल भी। अब यहाँ पे दे रखा है एक्सक्लूडिंग बोरिंग। एक्सक्लूडिंग बोरिंग का मतलब ये है कि हम रिसिप्ट तो माइनस करेंगे, रिसिप्ट तो माइनस करेंगे, लेकिन अगर बोरिंग दे रखा है तो उसको माइनस नहीं करेंगे। बोरिंग्स को माइनस हम नहीं करेंगे। समझा? तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट माइनस कर देंगे, लेकिन बोरिंग्स को माइनस नहीं करेंगे अगर बोरिंग्स दे रखी है। और अगर बोरिंग्स ऑलरेडी माइनस हो रखी है तो उसे क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे, क्योंकि बोरिंग्स माइनस नहीं होनी चाहिए थी। लिख लो इसे। और लिखो फिस्कल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला लिखो। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट्स। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। समझ आया? अब ये कैसे करेंगे? अगर सपोज करो हमें क्वेश्चन में क्या दे दे, रेवेन्यू डेफिसिट दे दे, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और हमें टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट दे दे तो ऊपर वाला यूज करेंगे। समझ आया? तो क्या करेंगे? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर जो असेट वगैरह खरीदने पे करते हैं, माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट ऐसी कैपिटल रिसीप्ट जिसके ऊपर कोई डेट या लोन नहीं है। समझ आया? एक था हमारा प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी वाला भी था ना, फिस रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारा आ जाता है प्राइमरी डेफिसिट। एग्जाम्पल नंबर 5 दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा अबाउट द गवर्नमेंट बजट फाइंड आउट। सबसे पहले क्या निकालना है? रेवेन्यू डेफिसिट। उसके बाद क्या निकालना है? फिस्कल डेफिसिट। और फिर निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। इस बार तीनों निकालने हैं। सीबीएसई में आए हुए 2011 में। सबसे पहले क्या निकालो? रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 100। और रेवेन्यू रिसीप्ट है, तो आंसर कितना है? 20। उसके बाद दूसरा क्या निकालना था? फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला था? कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? सोचो। क्या हमें नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट दे रखा है? नहीं। इसका मतलब कौन सा लगेगा? ऊपर वाला लगेगा, ये वाला। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। अब देखो, ध्यान से समझना, यहाँ पर कंफ्यूजन रहेगा वरना। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। पहले ये समझ आया, ये वाला लगेगा, क्योंकि नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट नहीं है तो नीचे वाला नहीं लगेगा। अब मुझे ये बताओ, कैपिटल रिसीट के आगे लिखा है नेट ऑफ बोरिंग्स। कैपिटल रिसीट के आगे क्या लिखा है? फॉर्मूले में क्या है? टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरिंग। क्या बताया था मैंने? कि टोटल रिसीट माइनस होता है लेकिन बोरिंग माइनस नहीं होता है। लेकिन कैपिटल रिसीट के आगे नेट ऑफ बोरिंग, नेट का मतलब क्या है? कि बोरिंग्स माइनस हो चुका है। नेट का मतलब क्या है? कि बोरिंग्स माइनस हो चुका है। ये होगा ना? अब बोरिंग्स माइनस हो चुका है तो इसे क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। अब देखो, इसमें हमें बोरिंग्स कहीं पे दे रखी है,
लेकिन इसमें हमें बोरिंग्स ही नहीं दे रखी ना। अगर बोरिंग्स दे रखी होती, बोरिंग्स की अमाउंट सपोज करो 5 रुपए होती, तो हम 95 में 5 रुपए क्या करते, ऐड करते। लेकिन यहाँ पर तो दे नहीं रखा क्वेश्चन में। टोटल एक्सपेंडिचर कैसे निकालेंगे? टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कैसे निकलेगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये बताया था ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 110, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? 100। टोटल एक्सपेंडिचर नहीं दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट। वो कितना है? 80 और 95, 95। तो माइनस कर दो 80 प्लस 95। क्योंकि नेट ऑफ बोरिंग है तो बोरिंग एड बैक होता, लेकिन बोरिंग दे नहीं रखी है इसलिए कुछ भी एड बैक नहीं हो पाएगा। आंसर निकालना कितना आ रहा है? 35। 210 माइनस 175, 30। टोटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं दे रखा हो तो देखो ऊपर बताया था मैंने, टोटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं दे रखा हो तो टोटल कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसी तरह टोटल रिसीट नहीं दे रखी हो तो रेवेन्यू रिसीट प्लस कैपिटल रिसीट कर। थर्ड क्या निकालना था? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट कितना है? 35 माइनस इंटरेस्ट कितना है? 10। तो आंसर विल बी 25। तो ये तीन आंसर हो गए हमारे। क्वेश्चन दे रखा है एग्जांपल 7, रेवेन्यू रिसीप्ट निकालना है, फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले क्या दे रखा है? नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट का ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, नीचे वाला? नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा। रेवेन्यू डेफिसिट दे रखा है, उससे क्या निकल जाएगा? ये निकल जाएगा रेवेन्यू रिसीप्ट। फिर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्राइमरी डेफिसिट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला के क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। यही बताया था ना। एक बार ट्राई करो इसे। सबसे पहले हमारा रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट से निकल जाएगा ना। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू रिसीप्ट माइनस वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। तो रेवेन्यू डेफिसिट है 12,000 इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 20,000 माइनस रेवेन्यू रिसीप्ट। दिस इम्प्लाइड रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगा 20,000 माइनस 12,000 मतलब 8,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या निकालना है हमें? नेक्स्ट है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला था? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट। यही वाला था ना। क्योंकि ये दे रखा है ना, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट, इसका मतलब दूसरे वाला फॉर्मूला लगेगा। रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? 12,000 प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर है 35,000 माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीप्ट 25,000। तो अल्टीमेटली कितना है? 22,000। नेक्स्ट क्या निकालना है? प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट होगा फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट आया था 22,000 माइनस इंटरेस्ट कितना है? 7,000। तो आंसर विल बी 15,000। मैच कर लो इसे। इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में ये नोट लिख लो, अगर क्वेश्चन में कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल रिसीप्ट या टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीप्ट कुछ भी गिवन नहीं है तो ध्यान रखना, देन फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल वाला जो डेफिसिट है, दैट विल बी इक्वल टू बैलेंस। जब कोई भी इंफॉर्मेशन ना ये दे रखा ना ये, तो उस केस में फिजिकल डेफिसिट विल बी इक्वल टू बैलेंस। क्योंकि